नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिरकार कौन थी ये अमेलिया डायर और इसने क्यों 400 से ज़्यादा बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा? आइए जानते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसका सच आने के बाद उसी देश में ही नहीं बल्कि जिन जिन देशों में यह खबर गई सभी लोग हैरान हो गए कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, खास तौर पर एक महिला के बारे में कहा जाता है कि वह संवेदनशील होती है और जज्बातों में मर्दों से ज़्यादा मुकाबला रखती है। एक महिला जो खुद माँ थी वह ऐसा कैसे कर सकती है और उसके साथ आगे क्या हुआ? 4 अप्रैल सन 1896 की तारीख थी। लंदन में एक मशहूर थेम्स नदी थी। उस दौर में थेम्स नदी में कई मछुआरे मछलियां पकड़ने जाया करते थे। 4 अप्रैल 1896 को एक मछुआरा उस थेम्स नदी में जाता है और मछलियां पकड़ता है, जाल बिछाता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि उसके जाल में कुछ फंसा है। वह जाता है, जाल निकालता है, देखता है तो कि उसके जाल में एक पैकेट था जो कि पूरी तरह एक टेप से लिपटा हुआ था। अब वह उसे लेकर किनारे पर आ जाता है और जिज्ञासावश उसे खोलता है। जैसे ही वह पैकेट खोलता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। उस पैकेट के अंदर साल भर के बच्चे की एक लाश होती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से होती है। उस बच्चे के गले पर कसकर टेप बांधा हुआ था जिससे वह सांस नहीं ले पाई और वह इतनी समझदार नहीं थी कि वह उस टेप से आज़ाद हो जाए। और उसकी नाक पर भी टेप लगा हुआ था, मतलब सांस लेने का जरिया ही खत्म कर रखा था। अब वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है और जिस तरह से पैकेट में बच्चे की लाश मिली थी उसे देखकर लगता है कि वह कोई हादसा नहीं था। जिस तरह से पैकेट को बनाया गया था, बच्चे की लाश उसके अंदर थी, यह एक हत्या का मामला लग रहा था। जैसे मछुआरा पुलिस को सूचना देता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेती है, उस पैकेट को अपने कब्जे में ले लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उस बच्चे के गले से टेप हटाते हैं और टेप हटाते ही उस टेप में एक कागज लिपटा हुआ होता है। उस कागज के टुकड़े पर उस बच्चे का नाम लिखा होता है। पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि किसी ने इस बच्चे को मारा और इस बच्चे का नाम भी लिख रहा है। अब पुलिस इस बच्चे के नाम को लेकर पूरे शहर में घूमती है, जांच पड़ताल करती है कि किसी की बच्ची गायब तो नहीं हुई या किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हो या कोई ऐसी बच्ची हो, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस आगे और जांच पड़ताल करती है। जो चिल्ड्रन होम होते हैं उनमें कांटेक्ट करती है और पूछताछ करती है कि ऐसी कोई बच्ची हो, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस को लगता है कि शायद थेम्स नदी से ही अब कोई सुराग मिल सके। अब पुलिस की नज़रें उस थेम्स नदी पर गड़ जाती हैं। पुलिस कुछ मछुआरों और ड्राइवर को वहां लगा देते हैं और इस नदी का एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन होता है। जैसे ही सर्च ऑपरेशन होता है तो लाशें निकलनी शुरू हो जाती हैं और यह सर्च ऑपरेशन एक दिन नहीं बल्कि कई दिन चला था। इसमें कई दिन लग गए थे। पुलिस को थेम्स नदी में कई लाशें मिली जो कि 50 के करीब थी और वह सभी लाशें भी
साल भर के अंदर की थी, वह बच्चे साल भर के अंदर के थे। कोई 4 महीने का था, कोई 2 महीने का, तो कोई 12 महीने का। हैरत करने वाली बात यह थी कि वह बच्चे भी सेम उसी पैकेट में मिले थे जो कि उस टेप से चारों तरफ से लिपटा हुआ था, और उन बच्चों के गले में भी टेप बांधा हुआ था कसकर, और उनके भी नाम मिले। उस टेप में कागज का टुकड़ा मिला था जिन पर नाम लिखा हुआ था। नाक पर भी टेप लगा हुआ था। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन इन बच्चों को मार रहा है, ऐसे क्यों मार रहा है, उन्हें क्यों ऐसे कर रहा है। एक बात तो क्लियर थी कि यह किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन वह सिर्फ छोटे बच्चों को ही क्यों निशाना बना रहा है, क्यों मार रहा है, इस तरह से टेप से क्यों बांध रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। जो टेप यूज़ हुई थी वो मेडिकल वाले भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग नर्सिंग स्टाफ भी यूज़ करते हैं। काफ़ी जांच पड़ताल की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। चिल्ड्रन होम से भी जानकारी ढूंढी, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस को लगा कि लाशें और भी ज़्यादा तादाद में हो सकती हैं, और फिर थेम्स नदी में ऑपरेशन फिर से हुआ और उसमें और भी लाशें मिली। अब पुलिस के सामने बस एक ही चीज़ थी, वो थी बच्चों की लाशें, जो कि एक अंबार ढेर था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई क्यों ऐसे मार रहा है, क्यों उनको नदी में फेंक रहा है। सबूत कुछ नहीं था, सुराग मिल नहीं रहा था। केवल एक ही सुराग था कि बच्चों के गले पर जो टेप बांधा हुआ था कसकर, कि उसमें नाम लिखा हुआ था। अब पुलिस को डाउट होता है कि यह टेप मेडिकल वाले यूज़ करते हैं, कि इसमें कोई मेडिकल के लोग तो शामिल नहीं हैं। जांच पड़ताल की जाती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। अब पुलिस पुराने केसों को खंगालना शुरू करती है, और केस खंगालते खंगालते अचानक नज़र एक केस पर पड़ जाती है। अमेलिया डायर नाम की एक महिला थी, जो कि एक वक्त में नर्सिंग स्टाफ थी। वह नर्सिंग का काम करती थी, और उसे 6 महीने की जेल हुई थी एक वक्त पर, और उस जेल की वजह एक बच्चे की मौत थी। अब पुलिस को लगता है कि हमें अमेलिया डायर को ढूंढना चाहिए। पुलिस अमेलिया डायर को ढूंढने लगती है, और ढूंढते ढूंढते मुंबई के ज़रिए उन्हें एक पता मिलता है, और जब पुलिस उस पते पर जाती है, घर में दाखिल होती है, तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जैसे ही वह घर में दाखिल होते हैं, तो देखते हैं कि घर में सैकड़ों बच्चों के कपड़े पड़े थे, और ठीक वैसे ही टेप जो उन बच्चों के गले पर बांधी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तादाद में पड़ी हुई थी। और जो बच्चों को अलग अलग वैक्सीन दी जाती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके पैरों के भी अंबार थे। अब इस घर से इतने सारे कपड़े, वो टेप और वैक्सीनेशन पेपर मिले, तो पुलिस को लगा कि वह बिल्कुल सही पते पर आई है। लेकिन अम्बेनिया उस घर में नहीं मिली। अम्बेनिया डायर गायब थी। अब पुलिस ने एक जाल बिछाया। पुलिस ने अम्बेनिया डायर को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। अम्बेनिया डायर कौन है, उसकी इस केस में एंट्री कैसे हुई, अब वह अपने बारे में बताती है। सन 1837 में अमेलिया डायर का जन्म हुआ इंग्लैंड में, और वह 5 भाई बहन थे, जिसमें अमेलिया डायर सबसे छोटी थी। उसकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, हालत ठीक नहीं थी, जिससे उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। अब उसकी परवरिश आंटी के घर होती है, और वह वहीं बड़ी होती है। जब वह 24 साल की हो जाती है, तो उसकी शादी एक 59 साल के शख्स से की जाती है,
जो कि उससे 3 गुना बड़ा होता है। अब शादी हो जाने के बाद एक बेटी पैदा हो जाती है, तो अम्बेनिया का पति उससे कहता है कि तुम घर पर बोर हो जाती होंगी, तुम कुछ सीख लो। तब अम्बेनिया डायर नर्सिंग का कोर्स करती है और नर्सिंग का काम सीखती है और वह काम करने लग जाती है। इस बीच ही उसे बेटी पैदा होती है, किंतु काम की वजह से वह अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसने काम छोड़ दिया था। लेकिन शादी के 5 साल बाद अम्बेनिया डायर के पति का देहांत हो जाता है, जो कि एक 59 साल का शख्स था। अब जाहिर है कि अम्बेनिया डायर के ऊपर उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसे लगा कि मजबूरन उसे काम करना होगा। तभी वह अपने घर वालों के कहने पर एक शख्स से मिलती है और उसकी दूसरी शादी होती है, किंतु उसकी यह दूसरी शादी नाकाम हो जाती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद अम्बेनिया डायर तीसरी शादी करती है और वह भी ज़्यादा जमी नहीं, लेकिन इससे पहले 2 बच्चे और हो जाते हैं। वह तीसरी शादी ना चलने पर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब अम्बेनिया डायर के ऊपर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वह फिर से नर्सिंग का काम शुरू कर देती है। उसे लगता है कि इससे घर ठीक ठाक चल सकता है। नर्सिंग के दौरान उसे एक बात पता चलती है और बात यह थी कि इंग्लैंड में एक कल्चर था जो कि दुनिया में आज भी बेबी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। बेबी फार्मिंग यह था कि जिन माँ बाप को औलाद नहीं चाहिए और बच्चे पैदा हो जाते हैं, वह उनका पालन पोषण नहीं करना चाहते, एक तरह से उनके लिए बोझ होते हैं। और एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, बच्चा हो जाता है और बच्चे को समाज में कैसे लाएं, इनके लिए एक ऐसी संस्था थी। इस संस्था में बच्चों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है और जिसके लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं। ऐसे ही कई तरह के चिल्ड्रन होम थे या फिर ओल्ड एज होम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ पैसे देते हैं। इसी तरह की ही एक संस्था थी जो बच्चों के लिए थी, बेबी फार्मिंग। बेबी फार्मिंग 2 तरह की होती है। एक होती है टेम्परेरी, जिसमें बच्चों को कुछ वक्त के लिए ही छोड़ा जाता है। जब बच्चों को छोड़ा जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि हम इसे 6 महीने में, 8 महीने में या साल भर में वापस ले जाएंगे और उस बच्चे की पालन पोषण के लिए पैसे दिए जाते हैं अच्छे खासे। अब अम्बेनिया डायर को इसके बारे में पता चलता है तो वह कहती है कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं भी कुछ बच्चे रखूंगी और उन बच्चों के पेरेंट्स के ज़रिए जो पैसे आएंगे मैं उससे अपना घर भी चलाऊंगी। अब अम्बेनिया एक बेबी फार्मिंग का सेंटर खोलती है और वह बेबी फार्मिंग सेंटर एक टेम्परेरी फार्मिंग सेंटर होता है। अब बहुत सारे लोग आते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर देकर जाते हैं, जो कि 2 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, कोई 8 महीने का होता है और वह कहकर जाते हैं कि वह कुछ समय बाद उनसे वापस लेकर जाएंगे। और अम्बेनिया डायर को उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, सभी परिवार वाले पैसे दे रहे थे। अब अम्बेनिया डायर ने अपने 3 बच्चों के साथ उन सभी बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से किया। कुछ समय तक उसने सब कुछ ठीक किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचती है कि इनके पेरेंट्स तो देखने आते नहीं हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं इन्हें दूध दूँ, खाना खिलाऊँ या अच्छे कपड़े पहनाऊँ। एक तरह से वह अब उन बच्चों का निवाला छीनना शुरू कर देती है और उन पैसों को अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने लग जाती है।
खाने पीने की चीज़ों से वह पैसों को बचाने की कोशिश करती है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, भूख तो लगेगी ही। वह उन्हें भूखा रखना शुरू कर देती है, जिस दौरान कई बच्चे बीमार हो जाते हैं और कई बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे ही एक बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी फैमिली अच्छी होती है, ठीक-ठाक होती है, तो वह उससे मिलने आते हैं और जब मिलने आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बच्ची की मौत हो गई और उन्हें बहुत दुःख होता है और उन्हें डाउट होता है, गड़बड़ लगती है कि हमारी बच्ची की हत्या हुई है। अब वह पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें अमेलिया डायर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पता चलता है कि रिपोर्ट से कि उसने बच्चे को लंबे समय तक भूखा रखा था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब मामला अदालत तक चला जाता है और अदालत अमेलिया डायर को 6 महीने की सज़ा सुना देती है। 6 महीने वह जेल में रहती है। 6 महीने के बाद फैसला आता है कि कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अमेलिया डायर ने उस बच्चे को जानबूझकर भूखा रखा था, जिससे वह मर गई। लापरवाही हो सकती है क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चे थे। अमेलिया डायर के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि जिससे यह साबित हो सके कि उसने उस बच्चे को जानबूझकर मारा था। अमेलिया डायर 6 महीने बाद रिहाई हो जाती है उसकी, वह जेल से बाहर आ जाती है और वह सोचती है कि जो उसकी बेबी फार्मिंग है, जो कि एक टेम्परेरी बेबी फार्मिंग है, वह उसे एक परमानेंट बेबी फार्मिंग बनाना चाहती है, ताकि जो कोई इस बेबी सेंटर में बेबी को देने आए, इस शर्त के साथ कि वह अब कभी वापस आकर उस बच्चे से मिलेंगे नहीं, उसे वापस नहीं ले जाएंगे। अब अगर कोई आ जाता है तो वह उनसे यह कह सके कि उसने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया। परमानेंट बेबी फार्मिंग में एक रूल होता है, यदि हम किसी को बच्चा गोद देते हैं तो उसका नाम और पता नहीं बताते। तो उसका काम आसान हो गया था और इसकी अच्छी खासी मोटी रकम थी। अमेलिया ने कहा यह ठीक है, लेकिन वह गिरफ्तार हो चुकी थी, एक बच्चे की मौत हुई थी और उस सब की जिम्मेदारी उसके ऊपर आई थी। वह कहती है कि मैं बेबी फार्मिंग का काम अब अमेलिया डायर के नाम से नहीं करूँगी। अब वह अपना नाम बदलकर अखबारों में ऐड देती है कि हम एक परमानेंट बेबी फार्मिंग सेंटर चला रहे हैं। विज्ञापन का ऐसा असर हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए जो कि अपने बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब बच्चे एक बार में छोड़ने थे तो इसके लिए उसे अच्छी खासी मोटी रकम दी गई थी और उसके बाद अमेलिया डायर को पता था कि उसे क्या करना है। पहले वो बच्चों को भूखा रखकर मारती थी, लेकिन अब उसने एक नया सिलसिला शुरू किया था। जैसे कोई बच्चा सुबह को आता है तो वह शाम को गला घोटकर उसकी हत्या कर देती थी और उसके गले में कसकर टेप बांध देती थी, नाक पर टेप लगा देती थी। जो गले में टेप लगा देती थी उसके बीच में उस बच्चे का नाम लिख देती थी और उन्हें उस पैकेट में बंद कर देती थी और उस पैकेट को भी बाहर से टेप से लपेट देती थी और थेम्स नदी में फेंक देती थी। उसे लगता था कि ऐसे रोज़-रोज़ या हफ्ते में ऐसे पैकेट लेकर निकलूंगी तो किसी न किसी को शक हो जाएगा। अमेलिया डायर जहाँ रहती थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनसान इलाका था। अब वह रात को जाती है, गड्ढा खोदती है और उन पैकेट को उस गड्ढे में दबा देती है। पुलिस पूछताछ करती है कि तुम उन बच्चों के गले पे टेप पर नाम क्यों लिख देती थी। वह कहती है कि मैं ऐसा इसलिए करती थी कि एक तो मुझे याद रहे, दूसरा कि यदि उनके माँ बाप मिलने आए तो मैं उन्हें यह कह सकूं कि मैंने किसी ज़रूरतमंद को गोद दे दिया।
वह सारे बच्चों को नहीं मारती थी। जैसे उसके पास 15 या 20 बच्चे होते थे, तो वह उनमें से 5 बच्चों को मार देती थी, या जो कुछ नए बच्चे आते थे उनमें से कुछ बच्चों को मार देती थी। यहाँ पर वह लोग अपने बच्चों को छोड़ने आते थे जो उनको बोझ लगते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह जिएँ या मरें, वह कभी भी पलटकर नहीं आते थे। तब मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को जीने का कोई हक नहीं है, और फिर मैं उन्हें मार देती थी। पुलिस ने कहा कि तुम उन्हें गोद भी तो दे सकती थी। तो वह कहती है कि मैंने 2-3 बच्चे गोद दिए भी थे, जिसमें एक लंबा प्रोसीजर रहा, और मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। जैसे कोई नया बच्चा आता और पैसे आते, तो मैं तभी डिसाइड कर लेती थी कि किस बच्चे को मारना है और कब मारना है। यह सिलसिला वर्षों चला, और जब उसने पहली बार बच्चों को मारा और पुलिस को पता चला, पर कोई भी पेरेंट्स सामने नहीं आए, जिस वजह से उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। सन 1896 में एक मछुआरे की मदद से पहला पैकेट पकड़ा गया, और जिससे यह पता चला कि वह 1880 से बच्चों को मार रही है। यदि हिसाब लगाया जाए तो वह 15 से 16 साल से बच्चों को नॉन स्टॉप मार रही थी। अब जब इतना लंबा हादसा था, तो पुलिस को थेम्स नदी से 50 लाशें मिली थी। कुछ उन गड्ढों से मिली थी, कुछ अमेलिया डायर को याद ही नहीं थी कि उसने दफनाई कहाँ है। अब वह थेम्स नदी में सबसे ज़्यादा लाशें फेंकती थी। 15 से 16 साल पुरानी बात है, तो कई लाशें तो मछलियों ने खा ली होंगी और कई लाशें तैरकर दूर चली गई होंगी। लेकिन वह पुलिस को बताती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने 400 से ज़्यादा बच्चों को तो मार ही दिया होगा। अब जब यह बात वह अदालत में मान लेती है, तो अदालत के पास कोई और दूसरा तरीका नहीं होता, और वह उसे मौत की सज़ा दे देती है। 10 जून 1896 में उसे फांसी दे दी जाती है, और कहते हैं कि इतिहास में इस तरह से 400 बच्चों को मारने की कोई दूसरी मिसाल अभी तक नहीं है, और वो भी 3 बच्चों के लिए ना जाने कितने बच्चों को मारा होगा। अब इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने बेबी फार्मिंग में अपने बच्चों को छोड़ा था, अब जब यह खबर अखबार में और मीडिया में आती है, तो वह लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने उस बेबी फार्मिंग में अपने बच्चों को परमानेंट क्यों छोड़ा, क्यों खुद से जुदा किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और देखा जाए तो मौत की सज़ा, फांसी उसके लिए बहुत ही कम थी। लेकिन अदालत और कानून इससे ज़्यादा कोई सज़ा दे भी नहीं सकते थे, और उसे फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे, और मिलती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।